हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग के अंदर ही बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का पार्ट 1, और वहाँ पे हमने 2 बैरियर्स प्लस कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया था। आप उसको चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाकी 2 बैरियर्स से रिलेटेड। सो बिफोर वी कम टू द एक्चुअल बैरियर्स, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा हम डिस्कशन करें विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो बेसिकली लैटिन वर्ड दैट इज़ कम्यूनिस, उससे आया है, जिसको हम एक्चुअल अगर मीनिंग देखें इंग्लिश में तो उसे कॉमन हम अंडरस्टैंड कर सकें, दैट इज़ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो 2 लोगों के बीच में या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है जिससे कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन। और अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर डेफिनेशन के फॉर्म में हम बात करें तो एक प्रोसेस है एक्सचेंज का, एक्सचेंज या ट्रांसफ़र का। किस चीज़ का? आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, फैक्ट्स हैं, फीलिंग्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। और ये हम क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी से अपनी इमोशनल कोई बात शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि दूसरा भी उस बात को, आपकी जो इमोशंस है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन यू आर एक्सचेंजिंग योर फीलिंग्स, योर फैक्ट्स, योर व्यूज़, योर आइडियाज़, वट एवर। सो वेन अवे यू आर सेइंग दीज थिंग्स, आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी उन बातों को समझे, और यू फील दैट पर्सन इज़ फिट इनफ कि वो आपकी बातों को समझ सके। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं बट द अदर पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मे बी वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, या वो उस तरह से नहीं सोचता, और देयर कैन बी नंबर ऑफ अदर रीजंस। तो 2 मेन कैटेगरी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और सिमेंटिक में से। आज हम उसकी बाकी 2 कैटेगरीज़ की बात करें। तो बैरियर्स क्या है? बैरियर्स में बहुत देर से बार बोल रही हूँ, तो जो मैं अभी आपको बता ही रही थी, प्लेलिस्ट है हमारे पास पूरा क्लास 12th का, उसमें आपको बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के, मार्केटिंग, अकाउंट, सीपी, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, जीके, देन वी हैव क्लास 11th, क्लास 12th एंड CUET। तो इनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इवन CUET में भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें मैंने सब्जेक्ट को कवर किया है, तो आप वहाँ पे भी उसे चेक कर सकते हो। सो नो व्हाट इज़ बैरियर? कभी हम रास्ते में जाते हैं तो बीच में बैरियर्स पड़ते हैं, वो हमें रुकावट कर रहे हैं। इसी तरह से बैरियर्स जो आते हैं, दैट इज़ एक जो हम आज बात करें, दैट इज़ पर्सनल बैरियर्स। बेसिकली इन पिक्चर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो सेंडर और रिसीवर है। जैसे मैं भी यहाँ से कम्युनिकेट कर रही हूँ, सो आई एम द सेंडर, और आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो यू आर द रिसीवर। अब इट में एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन या पर्सनल फैक्टर्स। अब मैं इस समय किस सिचुएशन में इस वीडियो को बना रही हूँ, परेशान हूँ, खुश हूँ, या आप इस समय परेशान हैं, खुश हैं, जो आपके पर्सनल फैक्टर्स हैं वो बहुत हद तक आपके जो भी कम्युनिकेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन आप कितना ईजिली उस चीज़ को आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो होल हार्टेडली 100%, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल फैक्टर्स। आप इस समय किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, उससे भी बहुत हद तक डिसाइफर होता है कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे या नहीं। तो इसमें भी हम बात करते हैं सारे फैक्टर्स जो आ जाते हैं पर्सनल बैरियर्स के अंदर। प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना है, पर्सनल बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स में डिफरेंस है। अभी मैं आपको पर्सनल बैरियर्स के अंदर के भी जो ब्रेकअप हैं वो क्लियर करूँगी, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि पर्सनल बैरियर्स और साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या डिफरेंस है। अगेन इफ़ यू रिमेंबर, हमने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी करे हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में हमने खासतौर से बात करी थी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी की, स्टेटस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करी जा रही हैं, उनसे रिलेटेड। चलिए वापस आते हैं। पर्सनल बैरियर्स बेसिकली एक पर्सन के पर्सनल फैक्टर्स, क्या परेशानियां हैं, क्या सिचुएशन चल रहा है, उसके साथ उसके अपने क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे रिलेटेड जो आते हैं, दैट इज़ पर्सनल बैरियर्स। अब पर्सनल बैरियर्स के अंदर भी हमारे पास 4 टाइप्स हैं। ओके, फर्दर उसके अपने 4 कैटेगरीज हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। एक डर आपके अंदर है। ओके, यू हैव अ फियर सुपीरियर्स परसीव दैट a particular communication may adversely affect his authority, he may avoid communication। अब क्या है, मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 स्ट्रैटाज हैं इनफैक्ट, आप, आपके सीनियर और आपके सबॉर्डिनेट्स। तो अगर आप एक जॉब प्रोफाइल पे हैं और आपको ये डर है कि भाई आपके सीनियर को इस बात से बुरा लग सकता है कि अगर आपने ये बात, कोई भी एक XYZ बात आपने अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करी, सो ही माइट नॉट फील वेल। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप वो इन्फॉर्मेशन अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर नहीं करते। तो आपको एक डर है कि अगर मैंने ये बात अपने सबॉर्डिनेट्स को बता दी तो मेरे सीनियर को अच्छा नहीं लगेगा। सो वी हैव 3 पार्टीज़, the 1 level, 2 level and 3 level
2 लेवल 3 लेवल से इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहा क्योंकि उसे डर है अपने 1 लेवल का, मतलब अपने बॉस का, कि मेरे बॉस को ये बात ख़राब लग जाएगी, इसलिए मैं ये कम्युनिकेशन अपने सबॉर्डिनेट से नहीं करूँ। सो मे बी योर सबॉर्डिनेट्स आर वेल इनफ टू अंडरस्टैंड, आप जो बात करना चाहते हो आप खुद भी करना चाहते हो, बट आपको एक डर है कि अगर मैंने ये बात अपने सबॉर्डिनेट्स को बता दी तो इससे मेरी जो अथॉरिटी है वो ख़राब हो जाएगी, मेरे जो सीनियर हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको एक जो डर है अपने ही सीनियर का, इस वजह से आप कम्युनिकेशन को रोक देते हो। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक एरो क्रॉस का बनाया हुआ है। सो इट इज़ शोइंग कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ योर सीनियर, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द अथॉरिटी अबव यू, यू रिस्ट्रिक्ट द कम्युनिकेशन फ्रॉम योर एंड टू योर सबॉर्डिनेट। तो ये सबसे पहला हो गया फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। इसी में अब हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं, उस पर भी आगे बढ़ते हैं। So now we come into the second one, which is lack of confidence of superior on his subordinate. अगर आप अपनी जॉब प्रोफाइल पे है, एक मैनेजर हैं, आपके अंडर मान लीजिए आपको 10 लोग रिपोर्ट करते हैं। अब आपको ये लग रहा है ये जो 10 लोग हैं इनका इतना एप्टीट्यूड नहीं है या इतने भरोसे के नहीं हैं, या आपकी बात को कहीं और कह सकते हैं, किसी और मैनेजर को प्लीज़ करने के लिए, उस पर अपना अच्छा इंप्रेशन करने के लिए इस बात को वहाँ शेयर कर देंगे। सो व्हेन यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, ओके, बीइंग अ मैनेजर यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन द कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, ओके। सो कॉम्पिटेंसी पे आपको शक है, आपको डर है कि ये लोग उतना अच्छा काम नहीं कर सकते, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ही सबॉर्डिनेट्स पे। तब भी ऐसा हो सकता है कि आप उनसे ओपिनियन नहीं लो, आप उनकी एडवाइस नहीं लो, आप उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करो। सो अगर आप अपने सबॉर्डिनेट, आपने देखा भी होगा बहुत सारे सुपीरियर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते। उनको यही लगता है कि भाई मैं इनसे इतनी ज़्यादा बात इसलिए ना करूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं, या इनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं इनसे जो पूछना चाहूँगा उन्हें उस पर पता ही नहीं है क्या बोलना है। तो इस वजह से भी देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू डू नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस बीइंग अ सुपीरियर ऑन योर सबॉर्डिनेट्स। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो उनसे कम्युनिकेट करने का। तो ये हो गया पर्सनल बैरियर का सेकंड। पहले हमने बात करी फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, दिस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड इज पर्सनल बैरियर का ही तीसरा, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। तो जैसे मैं अभी आपको पहले एक एग्जांपल दे रही थी कि 3 लेवल्स मान लीजिए, आप, आपके सीनियर और आपके जूनियर्स, ओके। यहाँ पे आता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट विच इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। आपके जूनियर्स, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो नहीं कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो सबॉर्डिनेट्स में नॉट बी प्रिपेयर टू कम्युनिकेट विद द सुपीरियर इफ़ दे परसीव दैट इट में एडवर्सली अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। अगर उन्होंने कोई बात बता दी, मान लीजिए उन्होंने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, उनके डिपार्टमेंट के बारे में है, उनके बारे में है, और आप उससे उन्हें जज कर सकते हो। यू माइट कीप अ डिफरेंट व्यू ऑफ देम। आपको लगे कि एम्प्लॉई इतना अच्छा है नहीं जितना मैं सोच रहा था। अगर कुछ ऐसा होता है जिससे कि एम्प्लॉय की अपनी इमेज ख़राब हो सकती है, तो वो आपसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करता। उसको लगता है कि अगर मैंने ये बात बता दी तो मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचेगा। मे बी आप अगर शेयर कर लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, बट आप इसलिए इसी डर से नहीं शेयर कर रहे हो कि आपको लगता है कि मैंने अगर बता दिया तो मेरी एक जो इमेज बनी हुई है या मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरेस्ट है, जो बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी है जिससे बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, बट आप इसलिए नहीं बता रहे हो कि वाई शुड आई बी द वन, मैं क्यों ये बात बताऊँ, मैनेजर को मेरे अगेंस्ट कुछ प्लॉट ना कर दिया जाए, तो उसे भी एक डर है। ही इज़ ऑल्सो नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट विद द सुपीरियर। अगर उसे लगता है कि ये बताने से मेरी अपनी जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी, कि मैं इस चीज़ का पार्ट था या मैंने ऐसा कुछ किया, जो भी गलत आपने किया या जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने वाले हो उससे आपका सुपीरियर आपको जज करने वाला है, देन दिस इज़ अगेन वन ऑफ द पर्सनल बैरियर्स। तो आप देख सकते हो ये सेंडर और रिसीवर के दोनों की अपनी पर्सनालिटी, अपने पर्सनल इशूज़ की वजह से ये बैरियर्स अराइज होते हैं। सबसे पहला था उसे एक डर था अपने बॉस का, इसलिए नहीं बता रहा था। सेकेंड वाले में आपको ट्रस्ट नहीं था अपने सबॉर्डिनेट्स पे, और यहाँ पे सबॉर्डिनेट को डर है कि अगर मैंने बता दिया तो हो सकता है कि मेरी जो इमेज है वो ख़राब हो जाए। कमिंग टू द लास्ट वन ऑफ पर्सनल बैरियर्स, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। इंसेंटिव इज समथिंग जिससे कि आपकी जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसमें थोड़ा सा बूस्ट हो जाना। इंसेंटिव कुछ एक एक्स्ट्रा आपको कुछ पे मिलना, यूजुअली पे से रिलेटेड होता है। अब हम बात करें प्रॉपर इंसेंटिव। मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी, उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट हुआ, बट आपकी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई थी उस पर ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, ना अप्रिसिएशन किया, ना मॉनेटरी कुछ बेनिफिट किया। तो ऐसे में जब आप इतना कुछ शेयर कर रहे हो, आप उन्हें ट्रस्ट करके बता रहे हो, या आप
आप उनको बता रहे हो जैसे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, फैक्ट्री का प्रॉफिट हो रहा है, बट स्टिल द कंपनी इज़ नॉट रिवॉर्डिंग टू यू. सो ऐसे में आप उस कम्युनिकेशन को नेक्स्ट टाइम के लिए रोक देते हैं. सो सबऑर्डिनेट मे नॉट इनिशिएट to communicate the next time. If there is no reward or appreciation for a good suggestion, the subordinate may not be willing to offer useful suggestion. वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा suggestions नहीं देंगे. तो आप यूजुअली देखिए कोई भी कंपटीशन होता है स्कूल्स में या वहाँ पे कंपनीज़ में भी कुछ हम कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, तो हम उन्हें कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन देते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें रिवॉर्ड दे दिया, टोकन दे दिया, मान लीजिए एक शील्ड दे दी, एक सर्टिफिकेट दे दिया. ये सारी चीज़ें हम उन्हें एज अ इंसेंटिव देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें हेल्प करी, कुछ सजेशन दिया, कुछ कम्युनिकेट किया जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हुआ है. सो यू शुड ऑलवेज रिवॉर्ड, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट रिवॉर्ड पीपल, रिवॉर्ड कैन बी अप्रिसिएशन, आप उसकी तारीफ़ कर दो या आप उन्हें कोई गिफ्ट दे दो, जिस तरह का भी काम है उसके हिसाब से जो रिवॉर्ड बनता है दैट यू शुड गिव, सो दैट द पर्सन कीप्स ऑन कम्युनिकेटिंग, यूजफुल कम्युनिकेशन आपके और उसके बीच में बना रहे. तो ये पर्सनल बैरियर्स हो जाते हैं. लास्ट वाला जो सेगमेंट है बैरियर्स का, दैट इज सिमेंटिक. सिमेंटिक बेसिकली आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, दैट मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर्स जो यहाँ पे आते हैं. बहुत सारे लोग जो हैं हर लैंग्वेज में उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेज हैं, ग्रामर के एरर्स हो जाएँ, वो सब जो होता है वो आपके सिमेंटिक बैरियर्स में आते हैं. ये लाइन बहुत बार बोर्ड में आ जाती है, इसलिए मैंने इसे रेड से हाईलाइट किया हुआ है. दे आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग. मैंने कुछ बोला, आपने कुछ समझा. मैं अभी यहाँ से बोल रही हूँ, हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ. मे बी आपको हिंदी के कुछ टर्म्स क्लियर नहीं है, जैसे मुझे कुछ लोगों ने पहले वीडियो में बोला भी था कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करें, हिंदी कम यूज़ करें, बिकॉज हिंदी जो बाहर के बच्चे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है या कहीं और से साउथ से देख रहे हैं अगर वीडियोज़ को, तो उन्हें क्लैरिटी नहीं है. सो दे नीड वीडियोज़ जिसमें कि वो लैंग्वेज का इशू नहीं है. तो डिकोडिंग का प्रॉब्लम है. डिकोडिंग इज़ जो भी मैं बोल रही हूँ उसे आपने अपने माइंड में अपनी लैंग्वेज में चेंज करके समझा. Normally such barriers result on account of use of wrong words. गलत आप वर्ड यूज़ कर लो. फॉल्टी ट्रांसलेशन, जैसे मान लीजिए अभी मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, कोई तमिल बोलने वाला कोई स्टूडेंट है, वो इसे सुने अगर, तो हो सकता है किसी वर्ड का उसे क्लैरिटी नहीं हो हिंदी में मैंने जब बोला, और वो अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ और मीनिंग निकाल ले. तो फॉल्टी ट्रांसलेशन भी हो सकता है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, किसी वर्ड के बहुत सारे अलग मीनिंग भी आ रहे हैं, तो आप उसमें से कौन से मीनिंग को रेफ़र कर रहे हैं वहाँ पर भी हो सकता है बैरियर हो जाए. तो आपको एकदम क्लियर करके हर चीज़ को कम्युनिकेट करना है. सबसे पहला इस कैटेगरी में देखते हैं, दैट इज़ बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. प्लीज़ रिमेंबर, बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब ये नहीं है कि हम कोई फाउल लैंग्वेज, कोई ख़राब साइन सिंबल की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट इनएडिक्वेट वोकैबुलरी. प्लीज़ अगेन सी, मैंने हाईलाइट किया है इनएडिक्वेट वोकैबुलरी. जो वोकैबुलरी चाहिए वहाँ पे यूसेज जो होना चाहिए, सही वर्ड आपको बोलना था वो आपने नहीं बोला. ओके, कोई ऐसा टेंस है वो नहीं यूज़ करा, ग्रामेटिकल एरर है, जैसे आप देखो प्रीपोजिशन वगैरह जब हम लिखते हैं उसमें यूज़ करते हैं, बट बोलने में अगर आपने वहाँ पे एरर कर दिया तो उस चीज़ का मीनिंग जो है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है. यूजुअली जो लोग बहुत ज़्यादा मान लीजिए इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, या छोटे बच्चे जब इनिशियली इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं या इनिशियली इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो वो यूजुअली हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलते हैं. तो वो हर वर्ड को पहले हिंदी में सोचते हैं क्या है और इसको इंग्लिश में क्या बोलना है, तो उनकी जो ओवरऑल वर्ड्स बन के आते हैं वो काफ़ी गड़बड़ होते हैं. तो इसलिए ही ये एक तरह का बैरियर है जो सामने वाला सुन रहा है उसको हो सकता है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. तो आपका जो फॉर्मेशन है सेंटेंसेस का, वर्ड्स का, वो हो सकता है गड़बड़ हो जाए. सेकंड इज सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है वैल्यू का, इसके अलावा कॉस्ट है. तो इस तरह के कुछ टर्म्स हैं जिनकी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एज ए मैनेजर, आप अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एज ए मैनेजर आप अपने फैक्ट्री में जो लेबर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, या कहीं पर भी आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ करें जिसके बहुत सारे मीनिंग है. मे बी आप जिस ग्रुप में बात कर रहे हैं वहाँ पे 2000 लोग हैं, तो 2000 लोगों के बीच में इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो कम्युनिकेशन करें एग्जैक्टली सेम ही सामने वाला समझे. ओके, सो यू हैव टू क्लियर द मीनिंग. अगर मैं वैल्यू बोल रही हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉरल वैल्यूज़, और आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू दैट इज़ द विजन और मिशन ऑफ आवर कंपनी. और वैल्यू का मतलब है जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका क्या अमाउंट बन रहा है वो, या ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है हमारी कंपनी की, जो एस्टिमेशन चल रहा है. कोई मान लीजिए फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से अगर हम बात करें कि हमारी कंपनी कहाँ पे रैंक कर रही है, सो वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट टू योर सबऑर्डिनेट यू हैव टू क्लियर. मे बी आपने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ भी किया है, स्टिल आपको वहाँ पे क्लियर ज़रूर बताना है कि भाई यहाँ पे हम जो वैल्यू को रेफर करें दैट इज़ द मिशन एंड विजन ऑफ आवर कंपनी. ओके, या वैल्यू आप कह रहे हो तो कॉस्ट से आप बता रहे हो कि वैल्यू बहुत बढ़ गई, दैट मीन्स कॉस्ट जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गई है. या वैल्यू इज़ मार्केट प्राइस आपको क्लियर करना होगा कि जो मैं वैल्यू वर्ड बोल रहा हूँ दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी. सो वॉट एवर वर्ड यू आर रेफरिंग, उस वर्ड की अगर
मिलकर बहुत सारे मीनिंग बनते हैं। जब आप उस चीज़ का कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको उसे क्लियर करना है कि इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे हम ये रेफरेंस दे रहे हैं। फाइन, वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फॉल्टी ट्रांसलेशन। आप देख भी सकते हो, पिक्चर भी मैंने बनाया है, अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे मैप्स बने हुए हैं। एंड नंबर ऑफ टाइम्स आवर नेशन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो गोज़ टू अदर नेशंस, और वहाँ पे जाके वो कम्युनिकेशन करते हैं। नॉट नेसेसरी ही नोज़ ऑल द लैंग्वेजेस, सो व्हाट ही डज इज़ ही हैज़ अ ट्रांसलेटर है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, में भी हिंदी या इंग्लिश में आपने बोला, और मान लीजिए स्पेनिश जो दूसरी पार्टी है वो स्पेनिश से है, वो स्पेन से है, तो वहाँ पे एक स्पेनिश आपका ट्रांसलेटर भी होगा। सो दैट ट्रांसलेटर विल बी एलिक्वेंट इन इंग्लिश एज वेल एज स्पेनिश। तो वो दोनों भाषाओं को जानता होगा, तो उसे पता है कि इन्होंने ये बोला, अब उसे वो स्पेनिश में चेंज करके दूसरे जो पर्सन है उनको बताएगा। सो दिस इज़ हाउ द फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है कि मान लीजिए यही जो ट्रांसलेटर है, इसने कम्युनिकेशन में कुछ गलत बोल दिया, उसने स्पेनिश लैंग्वेज में उसको गलत बोल दिया, ये स्पेनिश वर्ड जो बताया गया उसको यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताया उसमें हिंदी वर्ड को कुछ उसने गलत बोल दिया। तो जब आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कोई चीज़ को चेंज कर रहे हो, किसी वर्ड्स को, किसी लैंग्वेज को चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप गलती कर सकते हो। अगेन आप देखो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल हैं, उनके अपने अपने सेशन होते हैं, किसी और कंट्री में जाके कुछ वो बातचीत कर रहे हैं या सेशन दे रहे हैं वहाँ के लेबर्स को, मैनेजर्स को, तो अगेन वहाँ पे भी एक ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर अगर गलती कर देगा बोलने में, समझाने में, तो वो जो कम्युनिकेशन करने आया था पर्सन, दैट इज़ द सेंडर, और जो रिसीविंग एंड है, उनके बीच में सेम इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर हो रही बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेटर। उसका एरर की वजह से जो वर्कर्स हैं या जो दूसरी पार्टी है वो सही कम्युनिकेशन नहीं ले पाएगी। एक और आता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। जैसे हमने सोच लिया, ओके, दैट इज़ अ गेस आपने करा, या आपने एस्टिमेट किया, भाई शायद ये कह रहा होगा, या आपने हो सकता है कि उस चीज़ पे आपने सस्पेक्ट किया, ओके, आपने वंडर किया, अज्यूम किया। सो ये सारे आपके बेसिकली अनक्लैरिफाइड अजम्पशन है। सामने वाले ने आपको बोला, आपके मैनेजर ने आपको बोला कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द गेस्ट। मान लीजिए कोई बाहर से एक थर्ड पार्टी आती है आपकी कंपनी में और आपको ये बोला जाता है कि ये 3 दिन यहाँ पे रुकेगी, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द गेस्ट। आप टेक केयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सो मे बी एक सबॉर्डिनेट है, वो डर की वजह से अपने सीनियर से पूछ ही नहीं रहा कि सर आप क्या कहना चाहते हो, टेक केयर ऑफ़ द गेस्ट में मैं क्या क्या समझूँ। सो यू हैव टू अगेन क्लियर एज अ मैनेजर व्हाट यू वांट दैट सबॉर्डिनेट टू अंडरस्टैंड। ओके, टेक केयर मीन्स व्हाट, कि हम उसे खाना खिला दें, या हम उसे होटल तक ड्रॉप कर दें, या अगले दिन हम उसे होटल से लेके भी आएँ ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उसे कोई स्पीच या डिबेट या वट एवर थिंग्स ही वांट्स टू कम्युनिकेट वो पूरा कर पाए। तो आप कितने हद तक उसका कम्युनिकेशन आप चाहते हो कि वो उसका केयर करे, वट एवर द थिंग इज़, तो आपको उसे क्लियर करना है। यू हैव टू प्रॉपरली कम्युनिकेट द थिंग दैट यू वांट योर सबॉर्डिनेट टू अंडरस्टैंड। अब ये थोड़ा अच्छा वाला है, तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए उसका मैटर ना देके पिक्चर से समझाया है जार्गन। ओके, जार्गन बेसिकली क्या है? दे आर स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप एंड आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टू द लेमन। यूजुअली बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जैसे आप लोग सब कॉमर्स बैकग्राउंड के ही होंगे यूजुअली जो ये से सुन रहे हैं। अब जब मैंने MBA किया था तो मेरे साथ में साइंस के ग्रुप के भी स्टूडेंट्स थे, तो उनको इनिशियली प्रॉब्लम आती थी बिकॉज उन लोग को ना अकाउंट्स आता था, ना उन्हें बहुत सारे मार्केटिंग है या सेल्स है, स्ट्रैटेजी, हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, तो उनमें जो वर्ड्स थे उन्हें बहुत जल्दी क्लियर नहीं होते थे। एंड वी बीइंग फ्रॉम द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइड, हम लोग को बहुत सारे टर्म्स अगर कोई हमारा लेक्चरर बोलता था तो हमें समझ में आ जाता था बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट थिंग राइट फ्रॉम क्लास 11th। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आप नहीं समझ पाते। तो अगर कोई ऐसा वर्ड आप यूज़ कर रहे हो जो कि खास लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, तो उसको भी आपको क्लियर करना है। यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं। इट इज़ यूजुअली फाउंड दैट स्पेशलिस्ट यूज टेक्निकल जार्गन while explaining to person who are not specialist in the concerned field, therefore they may not use such words। अगर आप ऐसा कुछ वर्ड, मान लीजिए मैं अभी कॉमर्स के स्टूडेंट से ही बात कर रही हूँ, तो आई माइट से लायबिलिटी एंड द एसेट ऑफ द कंपनी, सो यू अंडरस्टैंड कि एसेट एंड लायबिलिटी क्या है। बट इफ़ वी हैव अ ग्रुप ऑफ मिक्स पीपल, मीन्स कि हर स्ट्राटा से लोग हैं, हर लैंग्वेज, हर स्ट्रीम से लोग हैं, सो इन केस आई एम यूजिंग द वर्ड असेट देयर, आई से दैट यू पीपल आर द असेट ऑफ द कंपनी, सो आई हैव टू क्लियर अगेन व्हाट डज असेट मीन हियर। ओके, और इफ आई से द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज आर गोइंग वेरी हाई, सो नाउ व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड लायबिलिटी? बिकॉज अगर कोई आपको सुन रहा है और आपने कहीं पे कोई ऐसा वर्ड बोल दिया, कुछ ऐसा टर्म बोल दिया जो उसे नहीं पता, तो उसके लिए वो वहीं पे कम्युनिकेशन को ब्रेक कर लेता है। वो उसी वर्ड को सोचेगा या फिर वो पुराना कोई और बात पे चला जाएगा, वो उस कम्युनिकेशन से, मेंटल लेवल पे उस कम्युनिकेशन से बाहर निकल जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सारे वर्ड्स हैं, वैल्यू एडेड है, USP है।
और सिनर्जी है, ये सारे मार्केटिंग के टर्म्स हैं. अब जो लोगों को ये टर्म्स पता है उनके लिए इजी होगा जब एक मार्केटिंग का मैनेजर उनसे ये चीज़ कम्युनिकेट करे. बट मान लीजिए कि वहाँ पे मार्केटिंग के मैनेजर की जगह आईटी का पर्सन बैठा हुआ है एंड ही इज़ नॉट वेरी श्योर कि आप सिनर्जी का मतलब क्या बताना चाह रहे हो, या एचआर का मैनेजर है, उसे नहीं पता कि आप यूएसपी से क्या कहना चाहते हो. सो वट एवर टर्म्स यू आर यूजिंग एनी स्लैंग यू आर यूजिंग, सो यू नीड टू क्लियर. ओके, बहुत बार आप देखो कोई ना कोई हम इमोजी बनाते हैं तो हम कुछ बताना चाहते हैं, दूसरे वालों से कुछ और इंटरप्रेट कर लेता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. सो एनी टाइम यू आर यूजिंग एनी टेक्निकल जार्गन, एनी वर्ड ऐसा आप यूज़ कर रहे हो जो कि टिपिकल है, डिफ़िकल्ट है, बहुत जनरल वे में उसे हम नहीं यूज़ करते हैं, तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप उसको क्लियर करो टू द पार्टीज़, टू द लिसनर्स, टू योर रिसीवर्स, दैट व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे थ्रू दैट jargon, through that term. Fine. Coming back to the next one, that is the last one, body language and gesture decoding. Very important. यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी दिया है, तो आप देखो बहुत बार आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, मे बी द पर्सन सेज, मान लीजिए आपकी मदर घर पे हैं, उन्होंने आपने उनसे बोला कि भाई भूख लग रही है, खाना खाना है, ठीक है, उन्होंने कहा अभी देती हूँ, दो शी इज़ सेइंग अभी देती हूँ, बट शी इज़ वेरी टायर्ड, वो रेस्ट करना चाह रही हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा है दैट शी डज़ नॉट वांट टू गेट अप एंड गो टू द किचन, बट उन्होंने बोला कि हाँ मैं अभी बना रही हूँ. ओके, सो यू माइट हैव अंडरस्टूड कि भाई शी इज़ नॉट वेल, सो यू टेल हर कि नहीं ठीक है आप रेस्ट करो, आई मैनेज, आई ईट वट एवर इज़ पॉसिबल, जो मुझे मिलेगा मैं खा लूँगा. तो ये आप क्या कर रहे हो, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे हो. तो बहुत बार जो लोग बोल रहे होते हैं, या ऐसा भी होता है कि आप बोलते नहीं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही कम्युनिकेट करते हो. ओके, तो बॉडी लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन है उसको मिस इंटरप्रेट कर लेना. हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बहुत ही अकड़ू होगा, या ये बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग है, कोई बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है तो आपको लगता है ये ईजिली हर बात को समझ लेता होगा, या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपको लगता है कि इसको समझाना बड़ा मुश्किल होगा. सो व्हाट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज अ पर्सन इज डिस्प्लेइंग, उससे हम उसे जज भी कर लेते हैं. अब एक एग्जाम्पल लेके चलिए, मान लीजिए एक ऑफिस में एक मैनेजर है और एक सबऑर्डिनेट उसके पास आता है, बाहर रूम से ही पूछता है कि सर मैं अंदर आ जाऊँ, एंड इसने सिर्फ ब्लिंक ऑफ आई किया मैनेजर ने अंदर से. सो ब्लिंक ऑफ आई कैन मीन कि यू हैव टू वेट आउटसाइड, आई एम कमिंग आउटसाइड, और इट कैन मीन कि यस प्लीज़ मूव इन, अंदर आइए बात करिए. तो एक सबऑर्डिनेट हो सकता है वो क्लियर ना हो पाए कि भाई मैनेजर मुझे बाहर बुला रहा है, या ये वो कह रहा है कि अंदर आ जाओ रूम में, मुझसे बात करो, जो भी यू वांट टू कम्युनिकेट. सो दिस काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो कैन हैव एनी काइंड ऑफ बैरियर्स. So thank you so much for watching, and I thought to share a quote because आज हमने क्वेश्चन से शुरू नहीं किया. So one quote is there, body language and tone of voice not words are the most powerful assessment tool. आपको किसी को जज करना हो तो बेस्ट वे, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम ये कहते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब जिसमें आप लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हो, आपकी जो बॉडी क्या बोल रही है, आप किस तरह से खड़े हो, क्या एक्सप्रेशंस दे रहे हो, वो ज़्यादा मीन करता है. दैट इज़ मोर ईजी टू असेस, इनफैक्ट नॉट ईजी टू असेस बट इट गिव्स द राइट क्लूज आप क्या सोच रहे हैं, रादर देन योर वर्ड्स कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, और वर्ड्स आपके यू कैन प्ले विद द वर्ड्स, बट एक्चुअली योर बॉडी लैंग्वेज एंड द टोन ऑफ योर वॉइस says all. So thank you so much for watching. All the best. Take care. Bye.